नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत फिर से। करीब 3 हफ्ते से मैं व्यक्तिगत कारणों से आपके साथ बातचीत नहीं कर सका और संदेश न देने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब फिर एक उसी धारा में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने दो चीज़ देखी। अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट विवादों के घेरे में है और भारत में भी एक जगह उसका परिणाम अच्छा हुआ है और एक जगह देश बंट गया है। भारत में जो सेडिशन लॉ, जो कि अंग्रेजों ने एक गुलाम देश के लिए बनाया था, वो 75 साल से बदला नहीं था। इस बार कई अखबार के लोगों ने, अरुण शौरी पीयूसीएल की तरफ से एक जमाने में हमारे साथी हुआ करते थे, एक्सप्रेस में भी पीयूसीएल में भी, उन्होंने याचिका दी सुप्रीम कोर्ट को। पैट्रिसिया मुखीम एक पत्रकार हैं कहीं नॉर्थ ईस्ट से, उन्होंने भी एक याचिका दी। महबूब मोइत्रा ने दी। कई लोगों ने याचिका दी कि सेडिशन लॉ खत्म होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड आप जानते हैं। हमारी प्रोफेसर कृष्णा भारद्वाज की बेटी सुधा भारद्वाज, जो अमेरिकी नागरिकता छोड़ के यहाँ आई और काम करती थी छत्तीसगढ़ में, उनके ऊपर आरोप लगा कि ये लोग अर्बन नक्सल हैं, ये जिनका साथ देते हैं वो नक्सलवादी हैं और उन्हें ऐसा करने की छूट नहीं होनी चाहिए। हमारे दोस्त गौतम लवलखा, स्टैन स्वामी, तमाम उन लोग पकड़ा गया। आलम यह है कि 8 साल में करीब 800 मामलों में 13,000 भारतीय सेडिशन लॉ के अंदर जेलों में बंद हैं, शायद थे अब तक, क्योंकि जिस दिन कोर्ट का फैसला हुआ उसके 1 या 2 दिन में सबको बेल मिल जानी चाहिए थी। मुझे अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि मिली कि नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा था। पहली बात है कि मेरा मानना है कि जो चीज़ें गुलाम देश के लिए बनाई गई थी, ब्रिटिश राज्य ने बनाई थी, उसमें 2 बातें थी। एक तो प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए, उन्होंने बनाए। और दूसरा था कि गुलाम देश को गुलाम कैसे रखें, इसके लिए बनाए। तो जिसमें गुलामी की बात थी वो निकालने की जरूरत थी, वो हमने नहीं निकाली। तो उस पर इस बार जो तमाम याचिकाएं आई, तो सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी जो बेंच बैठी उसमें चीफ जस्टिस भी हैं रमना, तो उन्होंने ये कहा कि अब आज के समय संदर्भ में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसको हम अगर आप जवाब ठीक से नहीं देते तो इसको हम निकाल देंगे। तो सरकार ने फौरन कोशिश की कि किस तरह से उसका श्रेय खुद ले, ये एक आशा हो सकता है। और कोई भी सरकार चाहेगी कि श्रेय कोर्ट को न देने के बजाय खुद ले ले उससे। तो उन्होंने कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे। तो जो महुआ मित्रा के जो वकील थे, शायद गोपाल नारायण स्वामी, उन्होंने कहा कि आपको कुछ बातें ये भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार हैं उनको फौरन बेल दी जाए, नए केसेस ना हो, और करीब 20 एक और बातें इसके साथ साथ उसमें जोड़ी गई। उन सबको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को सस्पेंड कर दिया। यानी कानून खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो जब तक कि सरकार रिव्यू नहीं करती तब तक वो सस्पेंडेड है। जब रिव्यू करेगी, सामने लाएगी, अपने पक्ष रखेगी, फिर उस पर सुनवाई होगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। अब रिव्यू का समय तो सरकार आराम से देगी नहीं, साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, 2 महीने लगेंगे, उसका अंदाज नहीं है। लेकिन फिलहाल वो कानून अपने आप में सस्पेंड हो गया है। तो खैर, ये सरकार एक तरह से काम करती है। आपने देखा है जो किसानों के आंदोलन में, शाहीन बाग में, किस तरह से उन्होंने चीज़ों को तोड़ने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की। जिस तरह से भी ये सरकार करती क्या है कि जो भी बात है उसका श्रेय खुद लो, जो राजनीति में काफ़ी लाजमी लगता है। अब इसका क्या हश्र होगा पता नहीं, लेकिन इसी संदर्भ में बात यह है कि जितने भी गुलामी के जो हमारे विधान हैं, चाहे वो सिविल कोड हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर, खास करके क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है और आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, इन दोनों में जितने भी विधाएं उसकी हैं, धाराएं हैं, वो सभी इस तरह से बनाई गई थी कि ब्रिटिश जो 1 लाख लोग भारत में थे वो पूरे देश को कंट्रोल कर सके। आज़ाद होने के बाद हमें उसकी पूरी नए सिरे से उसकी जांच करनी चाहिए थी, नए बनाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकारों को अच्छा लगता है उनके पास जितने अधिकार रहे उतना अच्छा है।
तो जनतंत्र होने के बावजूद भी हमने उसकी समीक्षा नहीं की, उसका पुनरावलोकन नहीं किया। अब एक मौका है, लेकिन ये सिर्फ एक सेडिशन लॉ के लिए नहीं होना चाहिए था। ये पूरे आईपीसी के लिए, पूरे सीआरपीसी के लिए, जहां भी सरकार का नागरिक से रिश्ता है, वो नागरिक अब गुलाम नहीं है, आजाद हुआ 75 साल पहले, उसको हम कैसे देखें। तो उस पर अगर नई बहस शुरू होगी तो एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जिस दिन सेडिशन लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे जनतंत्र के लिए, हमारी जुडिशरी के लिए, दोनों के लिए, और हमारी तरक्की के लिए भी। अब इसका देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के संदर्भ में अमेरिका में भी पिछले 10 दिनों से एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट से कुछ ज़्यादा संगठित है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कभी 9, 10, 11 जज हुआ करते थे, आज 40 से ज़्यादा हैं, ऐसा है। और उनकी संख्या कैसे बढ़ती रही, काफ़ी उसका तरीका एडमिनिस्ट्रेटिव है। अमेरिका में ये करने का तरीका संवैधानिक था। वहाँ 9 जज हैं और 9 उनका चयन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करने के बाद वो मामला जाता है उनकी जुडिशरी कमेटी में। वहाँ की जो सेनेटर्स हैं उनको हर एक से पहले एक से मुलाकात करते हैं और उसके बाद उनकी बैठकों में उन पर सवाल जवाब करते हैं, जिसको टेलीवाइज किया जाता है। आप सुन सकते हैं कि उनसे क्या सवाल पूछा गया, क्या जवाब दिया उन्होंने। अब ये सवाल आ रहा है कि जो ट्रंप के ज़माने में उन्होंने 3 नए जज बनाए। तो आमतौर पे संतुलन 5 और 4 का हुआ करता था। 5 रिपब्लिकन, 4 डेमोक्रेट, 5 डेमोक्रेट, 4 रिपब्लिकन, इस तरह चलता था। अब एकाएक वो संतुलन जो है बदल के संतुलित हो गया 6 और 3 का। उसमें जो है उसका फायदा यही था, और ट्रंप ने वादा भी किया था कि राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप का ये मानना था अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी जेब में होगा, उसके लोग वहां होंगे, तो कुछ भी कर सकता है। गनीमत ऐसा नहीं हुआ। गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपनी इंडिपेंडेंस दिखाई, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। करीब 250 साल के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट की कोई भी रिपोर्ट जो जैसे कोई मामला आता है, तो अमेरिका में सभी जज 9 के 9 की पूरी एक ही बेंच है। हमारे देश में वो 1 जज, 2 जज, 3 जज, 5 जज बैठ सकते हैं, वहाँ सिर्फ 9 के 9 बैठते हैं और वो करीब 101 मुद्दे साल में उठाते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मुद्दे आते हैं क्योंकि कई सारे जज हैं, तो हमारी प्रक्रिया दूसरी है। ऐसे भी हमारी आबादी 3 गुना है तो 3 गुना जज होने चाहिए, क्योंकि काम इतना रहता है। लेकिन हम उसकी तुलना भी नहीं करना चाहते, क्योंकि तुलना अपने आप में ये जो कहते हैं सेब और संतरे का, उस तरह से हो जाएगी कुछ। तो खैर, अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 9 जो उसके जज हैं वो काफ़ी अरसे से हैं, और जब ट्रंप ने अपॉइंट किए 3 अपने और 6 और 3 का असंतुलन बना, तब से एक बात जोर पकड़ती चली गई, क्या डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट को उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। कहा गया कि वहाँ पे सर्किट कोर्ट जो होते हैं अपील के, वो 9 हैं देश भर में, इसलिए 9 जज हैं। अब वो 13 हो गए हैं तो 13 करना चाहिए। तो 9 से 13 होगा नहीं होगा तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि एबॉर्शन, वहाँ पर भ्रूण हत्या बहुत बड़ा मुद्दा है। रिपब्लिकन पार्टी के लोग चाहते हैं प्रो लाइफ की बात करते हैं, यानी कि महिला को अधिकार नहीं है कि वो भ्रूण हत्या कर सके या गर्भपात कर सके। और डेमोक्रेट जो हैं वो प्रो लाइफ कहलाते हैं, या वो कहते हैं कि नारी का शरीर है, उसका अधिकार है, क्या करे, और हम एक बीच में नहीं पड़ना चाहिए। उस बात को लेकर के जो है एक करीब 50 साल पहले रो वर्सेस वेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया कि देश भर में एक सबको आज़ादी होगी ये तय करने की, कुछ नियम वगैरह जो है उसके तहत, कि वो क्या करें। तो वहाँ की स्थिति ऐसी है कि जो राज्य हैं अपने कानून बनाते हैं, इसलिए केंद्र को ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। ये हमेशा कहा है साथ में, ये फैसला जो है होना चाहिए राजनीतिक ढंग से, यानी कि जो कांग्रेस उसको पास करे, ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस को पास करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग चाहिए, मेंबर चाहिए एक पार्टी के जो प्रो चॉइस हों। वो कैसा हो नहीं पाया है, किसी वजह से कांग्रेस को पास नहीं कर पाई पिछले 50 साल से ज़्यादा में, और उसके पास के बिना हमेशा सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उस पर बात चलती रही है। जब ऐसा होता है तो रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि आप लोग
बेंच से लेजिस्लेट करते हो, यानी कि बेंच का काम यह है कि देखे कि कोई भी बात जो आती है वो संवैधानिक है कि नहीं। उसका काम कानून बनाना नहीं है, उसका काम ये देखना है ये चीज़ कानूनी है या नहीं, संवैधानिक है या नहीं। रिपब्लिकन पार्टी उस तरफ से आती है। तो डेमोक्रेट रिपब्लिकन की जो ये जो टकराव उसमें प्रो लाइफ प्रो चॉइस का जो टकराव है, ये अमेरिका को बांटने वाला आज की तारीख में सबसे बड़े मुद्दों में से 2 मुद्दों में से एक है। एक तो ये कि गन कंट्रोल, तो उसके जो साथी उसके जो समर्थक कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है गन रखना। आज की तारीख में अमेरिका में जितनी वहाँ की जनसंख्या है उससे ज़्यादा वहाँ बंदूकें हैं, ये आप सोच लीजिए, यानी प्रति व्यक्ति बंदूक संख्या एक से ज़्यादा है। और जहाँ तक एबॉर्शन है, ये दो जो है बहुत बड़े बांटने वाले वहाँ के विषय हैं अमेरिका को, आम जनता को। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी का बड़े भारी भेद जो है यहाँ पे आ जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि गन कंट्रोल हो, लेकिन कर नहीं पाती। रिपब्लिकन चाहते हैं कि जो हमेशा जो रो वर्सेस वेड खत्म हो जाए। तो अब ऐसा हुआ कि जब चूंकि 6 और 3 का जो भेद हुआ, भी सुप्रीम कोर्ट में 6 रिपब्लिकन नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड और 3 डेमोक्रेटिक अपॉइंटेड जो जज। जब ये बात एक वहाँ का स्टेट है मिसिसिपी, वहाँ से एक मुद्दा था वो जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया, और उनकी कोशिश हमेशा रही है कि जो भी मुद्दा हो उसको सुप्रीम कोर्ट ले आए, क्योंकि मुद्दा संवैधानिक है। तो उस पर एक वहाँ पुराने रिपब्लिकन हैं जज, रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनेटेड हैं जज सैम अलीतो। अलीतो ने जो अपनी ओपिनियन लिखी, जो आती जब मुद्दा सामने आता कोर्ट की हियरिंग के लिए, जो ओपिनियन उन्होंने लिखी उसमें उन्होंने कहा कि रो वर्सेस वेड जो है ये अपने आप में एक अतार्किक है और इसको होने ही नहीं चाहिए था और इसे खत्म कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, उनकी ड्राफ्ट ओपिनियन थी। अब अमेरिका के 250 साल के इतिहास में कोई ओपिनियन अभी तक लीक नहीं हुई थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है 250 साल में कि एक जज की जो ओपिनियन है हियरिंग के पहले लीक हो गई। लीक होते ही वहाँ काफ़ी विद्रोह हो रहा है, बवाल मचा हुआ है, और सबसे बड़ी बात हो रही है कि सैम अलीतो के घर के सामने लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब उसके ऊपर रिपब्लिकन ने कहा ये तो गलत बात है, ये तो अपराध है। लेकिन अपराध तब है जब जिसका एक व्यक्ति का फायदा हो, उसका मामला हो, वो इन्फ्लुएंस करे अगर जज को, तो अपराध है। अगर समाज उठ खड़ा होगा तो अपराध खत्म हो जाता है। और यही बात उन लोगों ने कही जनवरी 6 2021 के बारे में, जबकि ट्रंप के समर्थकों ने सेनेट पे हमला किया, कांग्रेस पे हमला किया, तब भी यही बात हुई थी कि अगर एक आदमी करे तो अपराध है, जब समाज करता तो अपराध खत्म हो गया। वो बात शायद चल नहीं रही है क्योंकि कई लोगों को उसमें सजा हुई है और होती रहेगी। वो लंबा दौर चल रहा है और जनवरी 6 की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस तरह यहाँ से सैम अलीतो घर के सामने जो प्रदर्शन हो रहा है उसने भी देश को बहुत बांटा है। क्या ठीक है, नहीं है? और हमारे जो भारत के भी कई लोगों ने, जो वकील है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जज के घर के सामने प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अपने आप में एक अपने आप समझने का विषय है। मेरा मानना है कि जब समाज खड़ा हो जाता है तो नियम बदलने पड़ते हैं, क्योंकि अंत में हम सब समाज के लिए हैं। लेकिन ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे जनतंत्र के कई खंबे, जो 4 खंबे हैं, उनमें से अगर हम सब पे दबाव डालना शुरू कर दें, इस तरह से उनकी इंडिपेंडेंस खत्म कर दें, तो जो उसका मतलब थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, हल्का पड़ जाता है। लेकिन अगर लोग खड़े होते हैं और सब व्यवस्था उन्हीं के लिए है, लेजिस्लेशन उनके लिए है, जुडिशरी उनके लिए है, मीडिया उनके लिए है, एग्जीक्यूटिव उनके लिए है, अंत में वहाँ से देखना शुरू करेंगे आप, तो सिर्फ प्रोसेस का मतलब ये नहीं होता कि प्रोसेस सुप्रीम है। प्रोसेस को बदल सकते हैं आप, लेकिन प्रोसेस को तब तक बदलते नहीं जब तक उसके लिए कोई अच्छा कारण ना हो। तो आज अमेरिका बटा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये किसने लीक किया, डेमोक्रेट ने, जजों ने लीक किया। जजों ने बिल्कुल लीक नहीं किया, तो उनके स्टाफ ने किया। अब वो कभी जब जांच होगी मालूम पड़ेगा किसने किया, शायद मालूम पड़े, शायद ना मालूम पड़े। लेकिन लोग मानते हैं, ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि ये शायद ये जस्टिस क्लेरेंस थॉमस की पत्नी ने किया। उनकी पत्नी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने जनवरी 6 2021 में ट्रंप को राष्ट्रपति बना देने रहने के लिए जो एक रिपब्लिकन का जो एक तरह से कही साजिश थी, उसमें शामिल थी और काफ़ी सक्रिय रूप से शामिल थी। इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो तो अभी नहीं हुआ है, शायद ना भी होगा, लेकिन उनके ऊपर एक शक है, तो कई लोगों पे शक है।
वो बात की बात है। लेकिन अमेरिका बट गया है। पहली बार ऐसा हुआ एक कोई ओपिनियन लीक हुई हो, इसके काफ़ी दूरगामी असर पड़ सकते हैं। और साथ ही बात चल रही है, क्या बाइडन जो 9 जजों का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको 13 जजों को बनाएंगे, जिससे इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो अभी फिलहाल खत्म हो जाएं। लेकिन जब भी आप कोई इस तरह की बात करते हैं तो उसके कई दूरगामी परिणाम भी होते हैं, और सबको लेकर के अभी एक ये बहस जो चल रही है, देखिए किस तरफ ऊँट बैठता है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।